एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जो बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए सीरीज मैंने स्टार्ट की है। पेपर 2 की तैयारी मैं यहाँ पर आप लोगों को करवा रही हूँ। एजुकेशन सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। पहला यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज, जिसमें ये जो पहली यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज, इसमें से ऑलमोस्ट टॉपिक्स मैं आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ। रिसेंटली हमने कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया है। आपके सिलेबस में 9 थिंकर्स दिए गए हैं, जिसमें से 6 इंडियन थिंकर्स हैं जिनको हम कंप्लीट कर चुके हैं और 3 वेस्टर्न थिंकर्स हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पाउलो फ्रेरे, जो कि एक वेस्टर्न फिलोसोफर, वेस्टर्न थिंकर है, उनको डिटेल में समझेंगे। उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी को, उनकी लाइफ के बारे में सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो पहली यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज, इसमें से हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, यानी कि ये वाला कंप्लीट टॉपिक कर चुके हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स, ये भी हम कंप्लीटली कर चुके हैं। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स वाला टॉपिक रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है, और इसमें से जितने भी इंडियन थिंकर्स हैं, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंदो, जिद्दू कृष्णमूर्ति, ठीक है, सावित्रीबाई फुले, इनको हम कर चुके हैं। अभी 3 बचे हुए हैं आपके सिलेबस में जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं। और आज की इस वीडियो में हम पाउलो फ्रेरे को डिस्कस करेंगे, उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले पाउलो फ्रेरे की अर्ली लाइफ ऑफ बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, यानी कि उनकी लाइफ किस तरह की रही है। ठीक है, कैसे उनका पालन पोषण हुआ, किस तरह की चीजें उनकी लाइफ में हुई, क्या क्या सिचुएशंस उनके सामने आई हैं, तो सारी चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इनका पूरा नाम क्या है? पाउलो रेक्टेस नीवेस फ्रेरे। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो पाउलो रेक्टेस नीवेस फ्रेरे इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 19 सितंबर 1921 में ब्राजील में एक जगह है रेसिफी। ठीक है, और ये रेसिफी क्या है? कैपिटल ऑफ द नॉर्थन ईस्टर्न प्रोमिनेंस ऑफ ब्राजील, यानी कि ब्राजील की उत्तर पूर्वी राज्य की राजधानी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1921 में, और जगह का नाम क्या है? रेसिफी। अब उनके जो फादर थे वो एक मिलिट्री ऑफिसर थे, उनकी मदर हाउसवाइफ थी। तो उन्होंने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से उनकी परवरिश की है, ऑथोरिटी और अफेक्शन के साथ। दोनों चीजों का बैलेंस था, भी अनुशासन भी होना चाहिए और प्यार भी दिया उनको। पाउलो ने अपनी जो लिटरेसी ट्रेनिंग थी वो बहुत ही नेचुरल और इनफॉर्मल तरीके से उन्होंने ग्रहण की है, यानी कि उनकी माता ने उनको पढ़ाया है। जो अल्फाबेट्स वो पढ़ाती थी, तो उनके घर में एक आम का ट्री था। ठीक है, तो आम के ट्री के नीचे ही बच्चे को खेलते खेलते उन्होंने बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से उनको चीजें सिखाई हैं। इन देयर गार्डन वाइल ही प्लेड, यानी कि जब वो खेलता था तभी वो उसको सिखाती थी। यानी कि दिस फ्री, लाइवली एंड इंटरेक्टिव मेथड बिकेम द फाउंडेशन ऑफ हिज लेटर लिटरेसी इनोवेशंस, यानी कि जिस तरह से उन्होंने चीजें सीखी, जिस तरह से उनकी मदर ने उनको चीजें सिखाई बिल्कुल इनफॉर्मल नेचुरल तरीके से, तो बाद में जो वो लिटरेसी इनोवेशन करते हैं, लिटरेसी मेथड को उन्होंने डेवलप किया, उसके लिए भी सारी चीजें एक फाउंडेशन का काम करती हैं। बिल्कुल फ्री, लाइवली और इंटरेक्टिव मेथड्स के थ्रू जिस तरह से चीजें उन्होंने सीखी थी, वो बाद में उनकी लिटरेसी इनोवेशंस में भी दिखाई देंगी। अब क्या होता है, अब इसके बाद क्या होता है, यानी कि 1921 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन 1929 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, ठीक है, जो आर्थिक मंदी आती है, उससे उनकी फैमिली बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है। फाइनेंशियल हार्डशिप के कारण वो लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं, यानी कि जो गरीब लोगों की बस्ती थी, जाबोताओ करके एक जगह थी, वहां पर वो शिफ्ट कर जाते हैं। वेयर पाउलो लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 13, यानी कि 13 साल के थे तो उनके फादर की भी डेथ हो जाती है वहां पर। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल एंड कुड नॉट अफोर्ड फीस। ये भाई 13 साल की उम्र में फादर की डेथ हो गई, घर में आर्थिक मंदी, बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है फैमिली, इसके कारण उनका जो स्कूल है वो भी छूट जाता है, क्योंकि फीस वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अब जब वो 16 साल के थे, यानी कि 13 साल की उम्र में उनके फादर की डेथ हो जाती है, स्कूल उनका छूट जाता है, 3 साल तक वो घर में ही रहते हैं। लेकिन जब वो 16 साल के हो जाते हैं तो फ्री स्टूडेंटशिप, यानी कि जो स्कॉलरशिप थी, उसके आधार पर वो दोबारा से स्कूल में एडमिशन लेते हैं रेसिफी में, लिविंग इन जाबोताओ। जब वो जाबोताओ में रह रहे थे, यानी कि जो रेसिफी से उन्होंने शिफ्ट किया था जाबोताओ, तो वहां पर वो गरीब लोगों के बीच में रह रहे थे। ठीक है, तो वहां से जब वो पुअर पीपल्स के बीच में रह रहे थे, तो उनकी जो लैंग्वेज थी, डेली यूज की जो एवरीडे लैंग्वेज थी, जो रस्टिक लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज को भी वो पकड़ जाते हैं। भाई जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहेंगे तो वहां से बच्चा चीजों को सीख जाता है, तो वो लैंग्वेज वो भी पकड़ जाते हैं। ठीक है, वो भी उनकी, और बाद में वही लैंग्वेज एक पावरफुल टूल का काम करती है उनकी लिटरेसी मेथड्स में। जो लैंग्वेज, जो रस्टिक लैंग्वेज उन्होंने सीखी थी गरीब लोगों के बीच में रह के, वो एक पावरफुल टूल का काम करती है आगे जब वो लिटरेसी मेथड्स को डेवलप करते हैं। तो ठीक है, ये हिंदी वाली स्लाइड एज इट इज।
इसके बाद क्या है, हायर एजुकेशन एंड पर्सनल लाइफ। इसके बाद जब वो स्कूल कंप्लीट कर लेते हैं तो वो रेसिफी यूनिवर्सिटी में एंटर करते हैं 20 साल की उम्र में। वहां पर उनकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम था एल्जा माया कोस्टा डी ओलिवेरा, ठीक है, जो बाद में उनकी पत्नी भी बनती है, उसी से वो शादी भी कर लेते हैं। वो एक स्कूल टीचर थी जो कि उनसे 5 साल बड़ी थी और 1944 में वो उसी से शादी कर लेते हैं। एल्जा प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग Freire's ideas and helped him refine his literacy methodology। उनके जो लिटरेसी मेथड थे उनको रिफाइन करने में भी उनकी वाइफ ने भी काफी कुछ हेल्प किया है उनकी, ठीक है। अब उनकी प्रोफेशनल जर्नी, उन्होंने किस तरह से लिटरेसी मेथड को डिस्कवर किया उसके बारे में जानेंगे। अब 1946 में क्या होता है, पाउलो फ्रेरे क्या ज्वाइन करते हैं, सोशल सर्विस ऑफ इंडस्ट्री यानी कि SESI, ठीक है। ये क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो वर्कर्स के जो बच्चे थे उनके लिए काम करता था, ठीक है, उनको पढ़ाने लिखाने का काम करता था। तो 8 साल तक ये उस संस्था के साथ जुड़ जाते हैं, वहां पर काम करते हैं और वहां पर ये देखते हैं कि जो वर्किंग क्लास है वो कितनी मेहनत कर रही है, उनका हार्डशिप क्या है, वर्किंग क्लास का रियल हार्डशिप क्या है, उसको वो बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। वाइल इंटरेक्टिंग विद वर्किंग क्लास चिल्ड्रन ही डिस्कवर्ड दैट डायलॉग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। यानी कि जो गरीब बच्चे थे उनके साथ, जो वर्किंग क्लास के बच्चे थे उनके साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं कि भाई बातचीत करते हैं, वहां से उनको चीजें पता चलती हैं, तो वहां से उन्होंने जो है डायलॉग, उनको लगा कि जो डायलॉग यानी कि जो बातचीत है वो टीचिंग का एक बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो वहां से उन्होंने डिस्कवर किया था कि डायलॉग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। और वहां पर रहते हुए, अलोंग विद दिस, यानी कि वहां पर रहते हुए ही वहां पर जो ब्राजील की जो बेस्ट थिंकर्स और राइटर्स थे उनको भी उन्होंने उनकी जो भी फिलॉसफी थी उनका गहन अध्ययन किया, जो कि बाद में उनकी जो फिलॉसफी इमर्ज हुई उसको भी उन्होंने शेप दिया। इनकी वो थिंकर्स से इतने प्रभावित हुए थे कि उनकी जो चीजें थी उससे उनके विचारों को भी गहराई मिलती है, ठीक है, वहां से वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं, कहने का मतलब ये है। इसके बाद पाउलो फ्रेरे जो है कल्चरल एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ रेसिफी, यानी कि रेसिफी यूनिवर्सिटी का कल्चरल एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। बाय 1950 ही हैड फॉर्मुलेटेड हिज यूनिक मेथड ऑफ लिटरेसी, यानी कि 1950 तक वो अपने लिटरेसी के यूनिक मेथड्स को भी बनाते हैं। जो मेथड्स उन्होंने बनाए थे लिटरेसी के, साक्षरता के, वो लर्नर्स के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, डायलॉग्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बेस्ड थे, यानी कि रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ रिलेट करते हुए थे। इन 1959 ही कंप्लीटेड हिज PhD विद द थीसिस प्रेजेंट डे एजुकेशन इन ब्राजील, यानी कि वो 1959 तक 1959 तक अपनी PhD को कंप्लीट कर लेते हैं। उनकी थीसिस कंप्लीट हो जाती है। जो थीसिस थी वो किस टॉपिक पर थी, प्रेजेंट डे एजुकेशन इन ब्राजील, यानी कि ब्राजील में जो प्रेजेंट डे एजुकेशन थी उसके ऊपर ही उन्होंने थीसिस लिखी थी। ही नोटिस दैट पुअर पीपल सफर्ड फ्रॉम अ कल्चर ऑफ साइलेंस, यानी कि वहां पर रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि जो गरीब लोग हैं वो कल्चर ऑफ साइलेंस का शिकार हैं, ठीक है। कल्चर मतलब मौन की संस्कृति, की भाई उनके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है, जो भी उनको दबाया जा रहा है, उसके प्रति वो क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं कि उनके साथ ये शोषण हो क्यों रहा है, ठीक है। तो पाउलो क्या चाह रहे थे कि भाई ये जो कल्चर ऑफ साइलेंस है ये ब्रेक होना चाहिए। अब ये ब्रेक कब होगा, जब जो दबे हुए लोग हैं जिनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो अवेयर होंगे। वो अवेयर कब होंगे, जब एजुकेशन उनको मिलेगी, एजुकेशन के द्वारा ही उनको अवेयर किया जा सकता है। तो वो यही चाह रहे थे कि जो कल्चर ऑफ साइलेंस है वो ब्रेक करना चाह रहे थे, किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। तो ये कल्चर ऑफ साइलेंस वर्ड को ध्यान में रखेंगे, किससे रिलेटेड है, पाउलो फ्रेरे से। इसकी बात पाउलो फ्रेरे करते हैं। ये हिंदी वाली स्लाइड एज इट इज है, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब एंगिकोस एक्सपेरिमेंट क्या है, यानी कि 1963 में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो एक लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट करते हैं 1963 में। कहां पर, एंगिकोस एक जगह का नाम है, जहां पर वो 300 फार्मर्स को पढ़ना लिखना सिखाते हैं 45 डेज में, जो कि बहुत बड़ी बात थी। उनके काम को देखकर वहां पर जो प्रेसिडेंट, जो सरकार थी, जो प्रेसिडेंट थे, वो उनको ब्राजीलियन नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है, ब्राजीलियन नेशनल लिटरेसी मिशन का चार्ज भी दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज प्रो पीपल एक्टिविटीज थी। तो सरकार भी अगर उसी तरह की है तो चीजें क्लैश नहीं करेंगी, टकराएंगी नहीं, ओपोजिशन नहीं होगा। अब क्या होता है, अब जब उनको ये मिशन, मतलब इसका चार्ज दे दिया जाता है ब्राजीलियन नेशनल लिटरेसी मिशन का, तो ये क्या करते हैं भाई, कल्चर ऑफ साइलेंस को ब्रेक करने की बात हो रही है कि भाई जो दबे हुए लोग हैं उनका जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। वो तभी होगा जब लोगों को आप एजुकेशन देंगे, ठीक है, लोग साक्षर बनेंगे। तो ये क्या करते हैं, 20,000 कल्चरल सर्कल्स तैयार करते हैं ताकि 2 मिलियन एडल्ट को लिटरेट किया जा सके, यानी कि 20 लाख वयस्क लोगों को साक्षर बनाने के लिए 20,000 कल्चरल सर्कल्स डिजाइन करते हैं।
अब ये जो काम कर रहे थे तो इससे जो एलाइड क्लास थी यानी कि जो शासक और उच्च वर्ग था वो नाराज हो जाता है, उनसे उनको धमकी वगैरह भी मिलती है। कुछ टाइम पीरियड के बाद जो गवर्नमेंट थी वो भी चेंज हो जाती है, तो जैसे ही सैन्य तख्ता पलट होता है, गवर्नमेंट चेंज होती है, भाई इनकी प्रो पीपल एक्टिविटीज थी, गवर्नमेंट दूसरी आ जाती है जो उनको पसंद नहीं करती है। वो गवर्नमेंट क्या कहती है कि ये एक डेंजरस एजुकेटर है, ये कहकर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और 75 डेज के बाद इनको ब्राजील छोड़ने के लिए भी बोल दिया जाता है कि भाई आप ब्राजील छोड़ के चले जाइए, ठीक है। इसके बाद ये बोलोविया चले जाते हैं, बोलोविया में भी वही सेम सिचुएशन ये फेस करते हैं। उसके बाद ये चिल्ली चले जाते हैं, जहां पर चिल्ली में वो एक रिफ्यूजी की तरह जब वो रह रहे थे तो उन्होंने अपनी कुछ बुक्स लिखी थी, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट बुक है एजुकेशन एज द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम 1967 में लिखी थी, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, ठीक है। ये दोनों बुक एक साथ ही उन्होंने लिखी थी, बहुत ही मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क है। इनकी जो सबसे फेमस बुक है वो क्या है, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, ठीक है। तो ये जो बुक है ये पहले स्पेनिश में 1968 में पब्लिश हुई थी, इसके बाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आया था 1970 में। ये आपको सन ध्यान में रखने की जरूरत नहीं कि कब आई थी, लेकिन पता होना चाहिए पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड की बात कौन करते हैं, पाउलो फ्रेरे करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो अमूमन एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मेजर वर्क उनका है, यानी कि कौन कौन सी उनकी बुक्स हैं, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड दो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरल एक्शन फॉर फ्रीडम, एजुकेशन फॉर कॉन्शियसनेस, पेडागोजी इन प्रोसेस, ठीक है, द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, पेडागोजी ऑफ लिबरेशन, पेडागोजी ऑफ फ्रीडम, पेडागोजी ऑफ द सिटी, ठीक है। तो जहां पर पेडागोजी शब्द आपको दिखाई दे किसी बुक के नाम में तो आप जा सकते हैं पाउलो फ्रेरे के साथ, ठीक है, मतलब एक लॉजिक लगा के। अब देखिए इन्होंने पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड की बात की है तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड है क्या, इसमें क्या कुछ उन्होंने बताया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, इसके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होंगे, ठीक है। तो इस बुक में क्या कुछ बताया गया है, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड के प्रिंसिपल्स क्या है, या बुक में क्या है कि इसमें क्या कहा गया है, बोथ ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड आर डीह्यूमनाइज्ड, यानी कि जो ऑप्रेसर और जो ऑप्रेस्ड है, यानी कि जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों ही डीह्यूमनाइजेशन का शिकार है, यानी कि अमानवीकरण का शिकार है। भाई एक का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो दोनों ही गलत है, क्योंकि शोषण को सहन करने वाला भी बहुत गलत चीज है, ठीक है। एक तो शोषण कर रहा है वो तो गलत है ही, और जो शोषण को सहन कर रहा है वो भी बहुत गलत है। तो ये दोनों ही अमानवीकरण का शिकार है, दोनों को इन्होंने गलत बोला है। एजुकेशन मस्ट रिवील द नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड की इन्होंने बात की है कि एजुकेशन ही जो नेचर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है कि भाई ये एक्सप्लॉयटेशन हो क्यों रहा है उसको रिवील करेगी। जब लोग एजुकेट होंगे, अवेयर होंगे, तभी चीजें उनको पता चलेगी। एजुकेशन के द्वारा ही अवेयरनेस आ सकती है, ठीक है। लर्नर्स मस्ट डेवलप क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, अब ये क्रिटिकल कॉन्शियसनेस किसके थ्रू आएगी, एजुकेशन के थ्रू ही डेवलप होगी लोगों में। एजुकेशन ही हेल्प करेगी कि भाई चेंज पॉसिबल है, उनको लग रहा है कि चेंज हो ही नहीं सकता, ये तो सिचुएशन ऐसी की ऐसी रहेगी। तो एजुकेशन से जब लोग अवेयर होंगे, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस उनमें आएगी, तब उनको लगेगा कि हाँ ये चीजें बदल सकती हैं, ठीक है। ऑप्रेसर्स मस्ट बिकम इम्पैथेटिक, यानी कि जो शोषण कर रहा है उसको भी इम्पैथेटिक होना चाहिए, ठीक है, उसको भी सहानुभूति रखनी, उसमें भी सहानुभूति होनी चाहिए, ये इस बुक में कहा गया है। एजुकेशन शुड एक्सपोज, यानी कि जो पॉवर्टी है, इनइक्वलिटी है, इनजस्टिस है, इन सारी चीजों को एजुकेशन ही एक्सपोज करेगी। तो ये उनका पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड के प्रिंसिपल्स हैं कि भाई एजुकेशन के द्वारा लोगों को अवेयर करना है ताकि वो क्वेश्चनिंग कर सके, उनके ऊपर जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके खिलाफ वो आवाज उठा सके, क्रिटिकली कॉन्शियसनेस उनमें जागरूक हो, चेंज की स्थिति में उनको लाया जा सके, ठीक है। जो भी इनइक्वलिटी, इनजस्टिस, पॉवर्टी है उसके खिलाफ वो आवाज उठा सके। और इसकी बात ये क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बात की है बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड है एजुकेशन का उसको उन्होंने बैंकिंग मॉडल से कंपेयर किया है। ये टर्म उन्होंने ही यूज की है एजुकेशन के संदर्भ में अपनी बुक पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड में, ठीक है। बैंकिंग मॉडल एजुकेशन को किसने कहा है, पाउलो ने कहा है, इस मॉडल को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, यानी कि जो ट्रेडिशनल मेथड था उसको उन्होंने बैंकिंग मॉडल कहा है एजुकेशन का, यानी कि जो एजुकेशन है वो बैंक की तरह है, जैसे बैंक में पैसे जमा किए जाते हैं उसी तरह से जो टीचर है वो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज भरा हुआ है वो स्टूडेंट्स में डिपॉजिट कर रहा है बस, ठीक है। उस एजुकेशन ट्रेडिशनली चल रही थी उसको उन्होंने बैंकिंग मॉडल का नाम दिया है, ठीक है। और इस चीज को उन्होंने अपोज किया है कि भाई जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत खराब है, कि भाई टीचर में जो भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज है वो सिर्फ स्टूडेंट्स को डिपॉजिट कर रहा है। तो उन्होंने कंपेयर किया गया एजुकेशन किसकी तरह है, बैंक
बैंकिंग की तरह। टीचर डिपॉजिटर है, स्टूडेंट डिपॉजिटरी यानी कि बैंक है जिसमें जमा किया जा रहा है, नॉलेज क्या है, डिपॉजिट। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे टर्म्स। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चनिंग। भाई कोई क्वेश्चनिंग नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, जो चीज टीचर ने बता दी उसको एज इट इज वो मेमोराइज कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, इस बैंकिंग मॉडल के की फीचर्स क्या है कि भाई टीचर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, स्टूडेंट सीख रहे हैं। ठीक है, टीचर को मतलब इसमें इस बैंकिंग मॉडल में क्या है कि भाई टीचर को सब चीज पता है, बच्चों को कुछ भी नहीं पता। टीचर सोच रहा है, स्टूडेंट्स आर थॉट अबाउट, यानी कि जो टीचर चाह रहा है उसी तरीके से बच्चे भी सोच रहे हैं। वो चाह रहा है, सुचवाना चाह रहा है कि इस तरह से आपको करना है, तो वही चीजें वो सोच रहे हैं। ठीक है, टीचर डिसिप्लिन यानी कि टीचर डिसिप्लिन, स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन, बच्चों को डिसिप्लिन किया जा रहा है। टीचर चूज करता है, स्टूडेंट्स अडेप्ट करते हैं। टीचर एक्ट करता है, स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं। टीचर सिलेबस को सिलेक्ट करता है, स्टूडेंट्स को मतलब स्टूडेंट्स को उस बारे में कंसल्ट नहीं किया जाता है, स्टूडेंट्स को बस चीजें थोपी जा रही हैं। तो टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट पैसिव है इस बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन में। तो इसकी जो बेसिक अजम्पशंस हैं, ये बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन की बेसिक अजम्पशन क्या है कि जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। ठीक है, नॉलेज इज ट्रीटेड एज अ डेड ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग, यानी कि जो नॉलेज है वो एक नॉन लिविंग की तरह है, बस थोपी जा रही है कि ये सब चीजें हैं, आप रट लो, मेमोराइज कर लो। स्टूडेंट्स क्या है, स्टोरेज डिवाइस बन रहा है, डिटैच फ्रॉम द सोशल रियलिटी, यानी कि सोशल रियलिटी से वो बिल्कुल बहुत दूर तक, कोशों तक उसको कोई मतलब नॉलेज नहीं है सोशल रियलिटी की, बस जो चीज टीचर ने बता दी, जो चीज थोप दी, उसको एज इट इज ग्रहण कर रहा है। तो स्टूडेंट किसकी तरह, स्टोरेज डिवाइस की तरह है। स्टूडेंट्स एक्टिविटी मस्ट बी डायरेक्टेड बाय द टीचर, यानी कि टीचर ही उनकी जो भी एक्टिविटीज है उनको डायरेक्ट कर रहा है। तो इस चीज को उन्होंने बिल्कुल अपोज किया है। वो क्या कह रहे हैं कि ये गलत है, ये एजुकेशन सिस्टम गलत है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो बच्चों की क्रिएटिविटी है वो सुप्रेस हो रही है। भाई जो भी बच्चा मतलब कुछ एक्सप्लोर कर सकता है वो कर ही नहीं पा रहा, जो कुछ थोपा जा रहा है उसको वही करना है। ठीक है, लर्निंग को एक तरह से मैकेनिकल बनाया जा रहा है कि आपको जो पढ़ाया गया उसको एज इट इज लर्न कर लीजिए। डिस्कनेक्ट एजुकेशन फ्रॉम द लाइफ एंड सोसाइटी, यानी कि जो एजुकेशन है, रियल लाइफ सिचुएशन क्या है, सोसाइटी में क्या कुछ चल रहा है, सोसाइटी की क्या रियलिटीज है, उन सारी चीजों से बच्चा बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो रहा है। प्रिवेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि क्रिटिकली चीजों को सोच ही नहीं पा रहा है क्योंकि टीचर सोचने का मौका ही नहीं दे रहा, बस आपको ये सब करना है तो यही करना है। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रिवेंट करता है ये मेथड। प्रोड्यूस पैसिव एंड ऑप्रेस लर्नर्स, यानी कि जो पैसिव लर्नर्स हैं, मतलब बच्चे को सिर्फ सुनना है। ठीक है, तो क्या होगा, लर्नर तो पैसिव हो गया, और जो ऑप्रेस लर्नर्स है, भाई दबा हुआ लर्नर कि जो कुछ सिखाया जा रहा है बस आपको वही पढ़ना है, उससे के अलावा आपको कुछ नहीं बोलना है, तो उस तरह के लर्नर्स को प्रोड्यूस करता है ये मेथड। तो इस बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन को, यानी कि जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एजुकेशन है उसको उन्होंने बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन कहा, इस चीज को उन्होंने, इस मेथड को उन्होंने अपोज किया है। ठीक है, ये हिंदी वाली स्लाइड एज इट इज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब उन्होंने कुछ मेथड्स, उनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, जैसे डायलॉग मेथड की वो बात करते हैं, लिबरेटरी एजुकेशन की बात करते हैं, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन की बात करते हैं, क्रिटिकल पेडागोजी की बात करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम कह सकते हैं जो कि पाउलो फ्रेरे से रिलेटेड हैं, जो कि उन्होंने बताए हैं, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायलॉग मेथड की बात करते हैं। उन्होंने बताया ना, पीछे भी हमने पढ़ा था कि जो उनके लिटरेसी मेथड्स वो फाउंड करते हैं, तो कहते हैं कि बातचीत, डायलॉग एक बेस्ट टीचिंग मेथड है, टीचिंग लर्निंग का एक बेस्ट मेथड है डायलॉग। तो डायलॉग मेथड की बात क्यों करते हैं, क्या कहते हैं, तो ये डायलॉग मेथड किसके ओपोजिशन में आता है कि उन्होंने अपोज किसको किया, बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन, उसको उन्होंने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया है कि भाई ये होना ही नहीं चाहिए। उसके अगेंस्ट में वो क्या कहते हैं, डायलॉग को प्रमोट करते हैं कि ये लर्निंग का एक ट्रू मेथड है। अब ये डायलॉग है क्या, भाई जो बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन में तो टीचर में जो कुछ भरा हुआ है, जो भी नॉलेज इंफॉर्मेशन है वो बच्चों में डिपॉजिट कर रहा है, लेकिन उसको उन्होंने अपोज किया और उसके खिलाफ उन्होंने क्या कहा कि भाई डायलॉग एक ट्रू मेथड है लर्निंग का। तो डायलॉग क्या है, डायलॉग यानी कि बातचीत क्या है, म्यूचुअल कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट प्लस को क्रिएशन ऑफ नॉलेज। डायलॉग का मतलब क्या बता रहे हैं वो, कि इसमें क्या होगा, म्यूचुअल कम्युनिकेशन होगा, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होगी, टीचर को भी रिस्पेक्ट बच्चों को भी देना है। ठीक है, बच्चे तो टीचर की रिस्पेक्ट करते ही हैं, यानी कि टीचर को भी बच्चों को रिस्पेक्ट देना है, और को क्रिएशन ऑफ नॉलेज, दोनों मिलकर नॉलेज को को क्रिएट करेंगे, नॉलेज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि जो संवाद है, जो डायलॉग है, वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, किस लिए कहते हैं, इसके थ्रू क्या होगा, यानी कि जो डायलॉग है वो क्या करता है, लर्निंग को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करता है। आप बातचीत करेंगे, चीजें समझ आएंगी, सोशल रिलेटिव्स के बारे में चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, कन्वर्सेशन होगा तो सारी चीजें क्लियर होंगी, यानी कि रियल लाइफ के साथ लर्निंग को कनेक्ट करता है। लर्नर्स
लर्नर्स को सोशल रियलिटीज को समझने में हेल्प करता है, इंक्रीजेज लर्नर्स टू क्रिएट देयर ऑन नॉलेज, अपनी नॉलेज को भी क्रिएट कर सकते हैं। भाई टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन होगा, टीचर भी बच्चों को समझेगा, तो बच्चों को एक खौफ डर नहीं रहेगा, वो पैसिव लर्नर नहीं होगा, वो अपनी नॉलेज को खुद क्रिएट कर पाएगा। और ह्यूमनिस्टिक और डेमोक्रेटिक लर्निंग इन्वायरमेंट को बिल्ड करता है, इसलिए वो कहते हैं कि डायलॉग मेथड होना चाहिए। ठीक है, तो ये डायलॉग की उन्होंने बात की है। अब इस डायलॉग मेथड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई गई हैं, क्या क्या है। बेस्ड ऑन लव, एम्पैथी एंड ट्रस्ट, यानी कि जो ये मेथड है, डायलॉग मेथड है, किस पर बेस्ड होगा, लव, एम्पैथी और ट्रस्ट पर बेस्ड होगा। यानी कि जो टीचर और लर्नर्स हैं वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, कोई एक दूसरे को इंसल्ट और डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करेगा। को क्रिएशन ऑफ नॉलेज, यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर नॉलेज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम को कलेक्टिवली सोल्व करेंगे, ना कि इंडिविजुअली। क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, यानी कि जो लर्नर्स हैं वो क्वेश्चन कर पाएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, अपने आप को एनालाइज करेंगे। ठीक है, इससे वो किसके प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी, इनइक्वलिटी, जो ऑप्रेशन, इनजस्टिस समाज में है उसके प्रति अवेयरनेस जागृत होगी उनमें। ठीक है, उसके लिए एनकरेज करता है। प्रॉब्लम्स, फोकस ऑन प्रॉब्लम, यानी कि ये मेथड क्या कहता है कि प्रॉब्लम पर फोकस होना चाहिए, पर्सन पर फोकस नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, वहां पर किसी चीज का क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो जो सोल्यूशन है उसको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। ग्रुप एग्जामिन्स द फैसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि जो ग्रुप है वो मिलकर जो भी सॉल्यूशंस है उनकी व्यवहारिकता को एग्जामिन करेगा। ठीक है, फैसिबिलिटी को एग्जामिन करेगा। बिलीव इन चेंज, यानी कि जो लर्नर है उसको ये बिलीफ होना चाहिए, ये डायलॉग मेथड के द्वारा ही आएगा कि भाई जो चेंज है, जो भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसको बदला जा सकता है, स्थिति जो भी सिचुएशन है उनको चेंज किया जा सकता है, चेंज पॉसिबल है। वी कैन चेंज आवर सिचुएशन, हम अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है इसमें, यानी कि स्टूडेंट्स पैसिव लिसनर तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि डायलॉग की बात हो रही है, म्यूचुअल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स का भी रोल अहम है। वो इंटरेक्ट करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, डिबेट करेंगे, को क्रिएट कर सकते हैं मीनिंग को। ठीक है, इनकी सब कुछ वो कर सकते हैं। तो पाउलो फ्रेरे डायलॉग मेथड को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, बैंकिंग मॉडल को वो अपोज करते हैं। ठीक है, ये हिंदी वाली स्लाइड एज इट इज आप देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने लिबरेटरी एजुकेशन की बात की है, यानी कि एजुकेशन, इस एजुकेशन, लिबरेटरी एजुकेशन का मतलब वो एजुकेशन जो लिबरेट करे, जो मुक्त करे, जो भी मतलब जो फ्री कर दे, किससे, जो ऑप्रेस्ड पीपल है उनको लिबरेट कर दे, कि भाई उनके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उस चीज से उनको मुक्ति मिल जाए। ठीक है, तो इस लिबरेटरी एजुकेशन का सेंट्रल आइडिया क्या है कि भाई ये एजुकेशन, लिबरेटरी एजुकेशन की बात वो क्यों करते हैं कि जो ऑप्रेस्ड पीपल है उनको लिबरेट किया जाए, जब उनको लिबरेट किया जाएगा उसके आधार पर वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब पाउलो फ्रेरे लिबरेशन पर फोकस क्यों करते हैं, मुक्तिकारी शिक्षा की बात क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है अडल्ट इंडिजीनियस लर्नर्स के साथ ब्राजील में काम किया था, यानी कि जो वर्किंग क्लास थी उनकी हार्डशिप को उन्होंने देखा था। ठीक है, वहां से ये चीजें उनमें डेवलप हुई थी। लिटरेसी को वो क्या कहते हैं, ये लिटरेसी क्या है, एक पॉलिटिकल एक्ट है, और ये क्या कहते हैं कि भाई जो रीडिंग और राइटिंग है वही ऑप्रेस्ड पीपल को आवाज देता है, यानी कि वही जो आप पढ़ेंगे लिखेंगे उसके आधार पर, एजुकेशन के द्वारा ही जो ऑप्रेस्ड पीपल हैं वो अवेयर बनेंगे, उनमें क्रिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप होगी। ठीक है, और स्पेसिफिकली उस सोसाइटी में जहां पर जो कॉलोनाइजर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं। कॉलोनाइजर्स मतलब जो सत्ता किसके हाथ में, उपनिवेशकों के हाथ में है, यानी कि जैसे किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता है, किसी ने कॉलोनी बसाई और वही उस चीज को डोमिनेट कर रहा है, यानी कि जो डोमिनेशन पावर है वो किसके पास है, कॉलोनाइजर्स के पास है, सत्ता निवेश उपनिवेशकों के पास है। तो वहां पर तो बहुत जरूरी हो जाता है एजुकेशन देना, यानी कि ताकि जो गरीब लोग हैं जिनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जो ऑप्रेस्ड पीपल हैं, वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा सकें। ठीक है, तो लिबरेटरी एजुकेशन के की फीचर्स क्या है, वो क्या कहते हैं, एजुकेशन क्या है, पॉलिटिकल है। ठीक है, इनहेरेंटली पॉलिटिकल है, यानी कि एजुकेशन न्यूट्रल नहीं है, ये या तो लिबरेट करती है या ऑप्रेस करती है। ठीक है, यानी कि जैसे पैसिव लर्नर्स की हमने बात की बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन में, यानी कि लर्नर क्या है, पैसिव है, ऑप्रेस्ड लर्नर्स को क्रिएट करा जा रहा है। ठीक है, या अगर आप अवेयर होंगे, आप में क्रिटिकल अवेयरनेस आएगी तो एजुकेशन क्या करती है, लिबरेट करती है। तो उन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन पॉलिटिकल है, न्यूट्रल नहीं है, या तो ये लिबरेट करती है या ऑप्रेस करती है। ठीक है, लर्नर्स ब्रिंग स्ट्रेंथ, ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं लिबरेटरी एजुकेशन की, यानी कि लर्नर्स के अंदर अपनी खुद की स्ट्रेंथ होती है कि उनमें वो स्किल्स होती है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं, उनके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है उसके बारे में उनको
नॉलेज होती है, कल्चरल स्ट्रेंथ उनके पास होती है, तो टीचर को ये सारी चीजें पहचाननी चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए। ठीक है, ये हिंदी वाली स्लाइड एज इट इज आ गई। इसके बाद थर्ड करेक्टरिस्टिक क्या है, बिगिंस विद लर्नर्स एक्सपीरियंसेस, यानी कि शुरुआत कहाँ से होती है, जो लर्नर्स के एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, जब वो क्रिटिकली चीजों को सीखेंगे, क्रिटिकल लर्निंग के द्वारा चीजें स्टार्ट होती हैं कि भाई लाइफ एक्सपीरियंस उनको वहां से आते हैं, सोसाइटी की रियलिटी क्या है, उनके समाज में, इन्वायरमेंट में क्या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो ये सारी चीजें कहाँ से शुरुआत होती है, लर्नर के एक्सपीरियंस से। ठीक है, जब वो एक्सपीरियंस करता है आसपास की चीजों को, तब उनको चीजें पता चलती हैं। कल्चर ऑफ साइलेंस की वो बात करते हैं, तो कल्चर ऑफ साइलेंस को ब्रेक करने की बात करते हैं कि जो ऑप्रेस पीपल है वो क्वेश्चनिंग नहीं करते रियलिटी के खिलाफ, यानी कि जो भी गलत हो रहा है वो सिर्फ उसको सहते चले जाते हैं। तो पाउलो क्या कहते हैं, एजुकेशन के द्वारा ही इस कल्चर ऑफ साइलेंस को ब्रेक किया जा सकता है। ह्यूमन लिबरेशन की बात करते हैं कि जो लर्नर्स हैं उनको क्या होना चाहिए, अपने वर्ल्ड पर रिफ्लेक्ट करना है कि भाई संसार में हमारे आसपास क्या कुछ हो रहा है, उसको एनालाइज करना, उसको इवैल्यूएट करना, जो भी सिचुएशन है उसको समझना है और हिस्ट्री में अपने आप को एक सब्जेक्ट की तरह इंसर्ट करके चीजों को एनालाइज करना है। ठीक है, ह्यूमन लिबरेशन की बात करते हैं। एजुकेशन को ये क्या कहते हैं, को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, जैसे कि जॉन ड्यूवी को कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, उसी तरह से ये भी नॉलेज के को कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो ये लिबरेटरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट और उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेंगी ये हमने देखा। पाउलो फ्रेरे लिबरेटरी एजुकेशन की भी बात करते हैं, यानी कि जो ऑप्रेस पीपल है उनको लिबरेट करने की बात करते हैं, उनके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है उनसे उनको मुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी ये हमने देख ही लिया। अब एक टर्म है प्रैक्सिस। प्रैक्सिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि पाउलो फ्रेरे के द्वारा यूज किया गया है। प्रैक्सिस का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन प्लस एक्शन क्या होगा, टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, यानी कि आप रिफ्लेक्ट करेंगे, चीजों को एनालाइज करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, उसके आधार पर कोई कार्य करेंगे। ठीक है, जब कार्य करेंगे, एक्शन लेंगे, उसके आधार पर संसार में चेंजेस होंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, रिफ्लेक्ट करेंगे, एक्शन लेंगे। तो ये एक साइक्लिक रहेगा कि भाई पहले आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसके आधार पर एक्शन लेंगे, जब कोई एक्शन करें तो फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूस साइकिल भी हम इसको कह सकते हैं। अब दो टर्म्स हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, फैक्चुअल चीजें हैं। अगर रिफ्लेक्शन विदाउट एक्शन के होता है, यानी कि बिना एक्शन के आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो उसको वर्बलिज्म कहा गया है। और एक्शन कर रहे हैं विदाउट रिफ्लेक्शन के, यानी कि आप रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ एक्शन कर रहे हैं, तो उसको एक्टिविज्म कहा गया है। ये थोड़ी सी टर्म्स हैं, दो ध्यान में रख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन विदाउट एक्शन वर्बलिज्म है और एक्शन विदाउट रिफ्लेक्शन एक्टिविज्म है। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहेगा। प्रैक्टिस में क्या होगा, रिफ्लेक्शन प्लस एक्शन, तभी आप ट्रांसफॉर्मेशन होगा वर्ल्ड में। इसके बाद ये हिंदी वाली स्लाइड आ गई एज इट इज। अब उसके बाद उन्होंने प्रॉब्लम पोजिंग की बात की है। प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन, प्रॉब्लम सोल्विंग नहीं, प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, पाउलो फ्रेरे ने दिया है। प्रॉब्लम पोजिंग है क्या, यानी कि उस टाइम पीरियड पर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया। स्टे बैक्ड एजुकेशन मेंटेन स्टेटस क्यू एंड कीप लर्नर्स पैसिव, यानी कि उस टाइम पर यूएस में जो स्टे बैक्ड एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, मतलब जिसमें सिर्फ स्टेटस को ध्यान में रखा जाता था और जो लर्नर्स थे उनका रोल सिर्फ पैसिव था, यानी कि जो कुछ बताया जाता था वही ग्रहण किया जाता था लर्नर्स के द्वारा। ठीक है, टीचर्स के द्वारा जो भी बताया जाता था, यानी कि स्टेटस क्यू को मेंटेन करने के लिए जो स्टे बैक्ड एजुकेशन था उसके ओपोजिशन में उन्होंने प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन की बात की है। प्रॉब्लम को पॉज करना, प्रॉब्लम को बताना कि भाई प्रॉब्लम है क्या। अब प्रॉब्लम पोजिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, तो प्रॉब्लम पोजिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी चीज को प्रॉब्लमटाइज करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लमटाइज में क्या करेंगे कि आपकी जो भी एवरीडे रिलेटिव्स हैं उनमें क्वेश्चनिंग करेंगे। ठीक है, कि भाई ये चीजें ऐसे कैसे हो रही हैं, जो भी हिडन प्रॉब्लम्स हैं उनको देखेंगे, समझेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे इनजस्टिस को। ठीक है, यानी कि चीज को प्रॉब्लमटाइज करेंगे। लर्नर क्या करेगा, रियलाइज करेगा। भाई सबसे पहले उसने समस्या को देख लिया कि ये समस्या है, ठीक है, ये चीजें हो रही हैं। अब लर्नर जो भी सिचुएशन है उसको रियलाइज करेगा, एनालाइज करेगा कि भाई ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ हमारा भाग्य नहीं है, देयर सिचुएशन इज नॉट फेट, यानी कि ये चेंजेबल है, इसको चेंज किया जा सकता है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो लर्नर क्या करेगा, रियलाइज करेगा। लर्नर्स फील कंपेल्ड टू रिस्पॉन्ड, यानी कि जब उसको रियलाइजेशन होगा, एजुकेशन के थ्रू ही ये सारी चीजें होंगी कि प्रॉब्लम का पता चलेगा कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, आप प्रॉब्लम को रियलाइज करेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे कि ये तो चेंज हो सकता है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। जब पता चलेगा, लर्नर ये सारी चीजें रियलाइज करेंगे, तो वो कंपेल्ड हो जाएंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए कि भाई जो क्रिटिकल क्वेश्चंस आ रहे थे उसके आधार पर क्रिटिकल एक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि क्रिटिकली आप अवेयर हो चुके हैं और क्रिटिकल एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा प्रॉब्लम पोजिंग का, यानी कि प्रॉब्लमटाइज करना किसी चीज को, फिर लर्नर्स उस चीज को रियलाइज करेंगे, उसके बारे में अवेयर होंगे और उसके आधार पर वो एक्शन लेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है,
ये हिंदी वाली स्लाइड एज इट इज आ गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो प्रॉब्लम पोजिंग प्रोसेस है, इसमें वोलस्टेन एक थिंकर है, उन्होंने प्रॉब्लम पोजिंग की 3 स्टेप्स की बात की, 3 स्टेजेस की बात की है। क्या क्या है? पहला है लिसनिंग, यानी कि लिसनिंग, दूसरा है कोडिफिकेशन डिकोडिफिकेशन, और तीसरा है एक्शन। ठीक है, लिसनिंग में क्या होगा कि भी जो भी चीज है, जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी कम्युनिटी के एक्सपीरियंस, स्टोरीज, प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है उस चीज को आप सुनेंगे, समझेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसको कोडिफिकेशन उसका किया जाएगा। कोडिफिकेशन का मतलब क्या है? कोडिफिकेशन क्या होता है? सोशल रियलिटी को रिप्रेजेंट करना, किसके थ्रू? पिक्चर की फॉर्म में, स्टोरी की फॉर्म में, किसी भी एक सिचुएशन को क्रिएट करना, यानी कि कोडिफाई करना। लर्नर्स एनालाइज दीज कोडिफाइड इमेज, यानी कि जो लर्नर है, जो भी कोडिफाई इमेज है, यानी कि जो भी चीज एक पिक्चर की फॉर्म में, स्टोरी की फॉर्म में कोडिफाई किया गया है, उस चीज को समझेंगे, उस चीज को एनालाइज करेंगे, उसके आधार पर वो डिकोडिफिकेशन करेंगे, यानी कि क्रिटिकल डिस्कशन होगा, री इंटरप्रिटेशन होगा, जो भी सिचुएशंस है, उसके बाद वो सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी बेनिफिट क्या है, किस तरह से इसको चेंज किया जा सकता है, उसको डिकोडिफिकेशन करेंगे। जब कोडिफिकेशन डायलॉग डिस्कशन डिकोडिफिकेशन हो जाएगा, उसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा, यानी कि जो लर्नर्स हैं वो डिजाइन करेंगे स्ट्रेटेजीज को कि भाई किस तरह से रियलिटी को चेंज किया जा सकता है, और यहाँ पर टीचर कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर इंपोज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो लर्नर ही क्या करेंगे? स्ट्रेटेजीज को डिजाइन करेंगे। तो ये साइकिल रिपीट होगा। ठीक है, यानी कि पहले क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, फिर एक्शन होगा, फिर दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा, जिसको उन्होंने प्रैक्टिस कहा है कि भाई आप चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसके आधार पर कार्य कर रहे हैं, फिर दोबारा से जो भी एक्शन लिया गया उसको दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक किया जाएगा, फिर एक्शन लिया जाएगा। तो ये क्या है? ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस टर्म जो कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। ठीक है, जो एक्शन लिया जाएगा वो किस आधार पर लिया जाएगा। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम पोजिंग का प्रोसेस है उसके ये 3 स्टेजेस या 3 स्टेप्स हम कह सकते हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद कोडिफिकेशन डायलॉग डिस्कशन डिकोडिफिकेशन होगा, और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स की बात कौन करते हैं? वॉलस्टेन करते हैं। इसके बाद ये हिंदी वाली स्लाइड एज इट इज हिंदी में भी है। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिटिकल पैडागोजी। तो क्रिटिकल पैडागोजी की बात कौन करते हैं? क्रिटिकल पैडागोजी के फादर कौन है, फाउंडर कौन है? तो वो कौन है? पाउलो फ्रेरे हैं। ठीक है, यानी कि क्रिटिकल पैडागोजी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? पाउलो फ्रेरे के द्वारा। क्रिटिकल पैडागोजी की कॉन्सेप्ट की बात उन्होंने अपनी बुक पैडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड में ही की है। ठीक है, ये जैसे बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन हो गया, ये वाली टर्म भी उन्होंने अपनी बुक पैडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड में की है। क्रिटिकल पैडागोजी का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने अपनी बुक में ही इस कॉन्सेप्ट की बात की है। तो जो चीजें हमने पैडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड में पढ़ी, जो चीजें अभी हम प्रॉब्लम पोजिंग के बारे में, लिबरेटरी एजुकेशन के बारे में, यानी कि एक तरह से जो ऑप्रेस क्लास है उसको लिबरेट करने की बात हो रही है, उसको अवेयर करना, उसमें जागरूकता लाना, उस तरह की चीजें ही आपको क्रिटिकल पैडागोजी में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो क्रिटिकल पैडागोजी के फाउंडर या फादर कौन है? पाउलो फ्रेरे हैं। किस बेस पर, किस पर आधारित है, किस चीज की बात की गई है? यानी कि जो एजुकेशन है वो लर्नर्स को अवेयर करे, यानी कि उनमें क्वेश्चन पावर, चैलेंज इनइक्वालिटी को चैलेंज कर सके, क्वेश्चनिंग कर सके, जो भी उनके साथ अत्याचार एक्सप्लॉयटेशन उनका हो रहा है, उनमें क्रिटिकल कॉन्शियसनेस को डेवलप किया जाना चाहिए। टेक एक्शन अगेंस्ट ऑपरेशन, यानी कि जो भी उनको दबाया जा रहा है, कल्चर ऑफ साइलेंस की बात की जा रही है, यानी कि जो वो मौन है, बोल नहीं पा रहे हैं, उसके खिलाफ जो भी उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके खिलाफ वो एक्शन ले सकें। ठीक है, एक टर्म आती है कॉन्शियंटाइजेशन। ठीक है, कॉन्शियंटाइजेशन हो गया, प्रैक्टिस हो गया, क्रिटिकल पैडागोजी हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कॉन्शियंटाइजेशन क्या है? इसका मतलब क्या है? क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, यानी कि ये लोगों में, मतलब कॉन्शियंटाइजेशन का मतलब है क्रिटिकल कॉन्शियसनेस का प्रोसेस। ठीक है, इसकी बात कौन करते हैं? पाउलो फ्रेरे करते हैं। ये क्या कहते हैं? इसकी डेफिनेशन क्या देते हैं? डेवलपिंग अवेयरनेस, यानी कि लोगों को अवेयर करना है सोशल इनइक्वालिटी, समाज में जो भी अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंट्राडिक्शन जो भी हो रही है, यानी कि सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंट्राडिक्शन जो हो रही है, उनके बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है, उनको अवेयर करना है, फॉलोड बाय एक्शन अगेंस्ट ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि जो भी उनको दबाया जा रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके खिलाफ वो आवाज उठा सके, उसको उन्होंने कॉन्शियंटाइजेशन या क्रिटिकल कॉन्शियसनेस कहा है। ठीक है, कॉन्शियंटाइजेशन का मतलब क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। अब इसमें वो 2 स्टेप की बात करते हैं। क्या क्या? क्रिटिकल अवेयरनेस, यानी कि क्रिटिकली आपको अवेयर होना है। ठीक है, मतलब जो भी इनइक्वालिटी उसको समझना है, क्रिटिकली उस चीज को समझना है, उसके प्रति अवेयर होना है। और क्रिटिकल एक्शन, यानी कि एक्टिंग टू चेंज इट, और उसके खिलाफ जो भी, मतलब आप काम करें, जो भी चेंज हो सकता है उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना है। ठीक है, क्रिटिकल एक्शन लेना है, क्रिटिकल अवेयरनेस और क्रिटिकल एक्शन। अब ये जो क्रिटिकल पैडागोजी की हमने बात की, तो इसके प्रिंसिपल्स क्या है? तो देखिए, वही पैडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड में जो बातें की, वही घूम फिर कर चीजें आप लोगों को मिलती जुलती ही नजर आएंगी। यानी कि इसमें क्या है? क्रिटिकल
क्रिटिकल पेडागोजी में जो लर्नर होगा वो एजेंटिक है, यानी कि वो अपने गोल्स और एक्शंस को खुद कंट्रोल करेगा, कोई टीचर उसके गोल्स और एक्शंस को कंट्रोल नहीं करेगा। लर्निंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखिए प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन की बात करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम पोजिंग का कॉन्सेप्ट पाउलो फ्रेरे के द्वारा दिया गया है। प्रॉब्लम पोजिंग में कि प्रॉब्लम को पोज करना, ठीक है, कि भाई प्रॉब्लम है क्या, तो जो प्रॉब्लम है उसको अल्टीमेटली सोल्व करना, बाद में तो जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने पर ही फोकस रहेगा। तो जो लर्निंग है वो किसके थ्रू हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू हो रही है, ठीक है। लर्निंग थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जो टीचर है वो फैसिलिटेटर और को लर्नर होना चाहिए, मतलब एक नॉलेज डिक्टेटर नहीं होना चाहिए। नॉलेज क्या है, सोशली कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए, और जो एजुकेशन है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूस बिकमिंग, एंडलेस प्रोसेस है। प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे क्रिटिकल पेडागोजी के, तो क्या है, नॉलेज फ्रॉम लाइव एक्सपीरियंस, यानी कि जो लाइव एक्सपीरियंस है उसके थ्रू नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। रियलिटी क्या है उसके थ्रू होनी चाहिए। नॉलेज मस्ट बी को क्रिएटेड, नॉलेज को को क्रिएट करना है, टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर नॉलेज को क्रिएट करेंगे। एजुकेशन इज इनहेरेंटली पॉलिटिकल, यानी कि जो एजुकेशन है वो इनहेरेंटली पॉलिटिकल है। ये क्वेश्चन एक बार नेट में भी पूछा गया था पाउलो फ्रेरे से रिलेटेड, कि भाई एजुकेशन को इनहेरेंटली पॉलिटिकल किसने कहा है, तो वो पाउलो फ्रेरे ने कहा है। वो क्या कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो या तो इंपावर करती है या ऑप्रेस करती है, न्यूट्रल नहीं है, पॉलिटिकल है, ठीक है। वो इसकी बात करते हैं, या तो इंपावर करेगी कि भाई आप अवेयर हैं, क्रिटिकली अवेयर हैं तो इंपावर करेगी, अगर आप पैसिव लर्नर हैं जैसे कि बैंकिंग मॉडल में हमने बात की तो वो ऑप्रेस भी करेगी, कि मतलब ऑप्रेस लर्नर्स को क्रिएट करेगी, ठीक है। तो एजुकेशन क्या करती है, या तो इंपावर करती है या ऑप्रेस करती है। अवेयरनेस ऑफ ऑप्रेशन, यानी कि क्रिटिकल पेडागोजी में ये भी कहा गया है कि जो भी मतलब सोशल इनजस्टिस है उसको समझना है, उसके खिलाफ आवाज उठाना है। लिंक पर्सनल एक्सपीरियंस सोशल रियलिटी, यानी कि जो लर्निंग है वो सेल्फ से, सोसाइटी से, पावर स्ट्रक्चर से कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सोशल रियलिटी के साथ लिंक होने चाहिए। और क्रिटिकल थिंकर्स को क्रिएट करना, यानी कि हु क्वेश्चन, चैलेंज एंड इनोवेट, यानी कि जो क्वेश्चनिंग कर सके, चैलेंज कर सके, इनोवेट कर सके, क्रिटिकली चीजों को के प्रति अवेयर हो, ठीक है, मतलब क्रिटिकल थिंकर्स को क्रिएट करना। इसके बाद बात करें एम क्या रहेंगे क्रिटिकल पेडागोजी के, तो उन्होंने क्या कहा है भाई, क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की बात की है, कॉन्शियंटाइजेशन की वो बात करते हैं कि लोगों को अवेयर करना है, क्रिटिकली अवेयर करना है, जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, जो ऑप्रेस्ड पीपल है उनको इंपावर करना है, इक्वलिटी और डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, लर्नर्स को इनेबल करना है ताकि वो सोसाइटी में चेंज ला सके, नॉलेज को, न्यू नॉलेज को क्रिएट करना है, किसके थ्रू, रिफ्लेक्शन और एक्शन, जिसको उन्होंने प्रैक्टिस कहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम समझ ही चुके हैं, बार बार रिपीट नहीं करूंगी। अप्रोचेज क्या रहेंगे क्रिटिकल पेडागोजी के, तो फ्लेक्सिबल करिकुलम की उन्होंने बात की है, जो कि जनरेटिव थीम्स और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पर आधारित हो। ऑथेंटिक मटेरियल की बात की है, पिक्चर, स्टोरीज, सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन से रिलेटेड हो। डायलॉग और को लर्निंग की बात की है, जो होप और सिंबॉलिक रेजिस्टेंस को कल्टीवेट करे, और इक्वलिटी, जस्टिस और डेमोक्रेसी को परस्यू करना, ठीक है। ये अप्रोचेज बताए गए हैं क्रिटिकल पेडागोजी के, ठीक है। तो एम्स, अप्रोचेज, प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें हमने देख ली। क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में थोड़ी सी चीजें मैंने डिटेल में डाल दी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ओवरऑल चीजें हमने देख ली है इनके बारे में, पाउलो फ्रेरे के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। तो ये इनके, अगर हम एजुकेशन के बारे में जाने की, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन की एम कैसी होनी चाहिए, तो इन्होंने क्या क्या कहा है वही सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, कि कल्चर ऑफ साइलेंस, यानी कि जो ऑप्रेस पीपल है उनको दबाया जा रहा है तो उसको ब्रेक करना है, कल्चर ऑफ साइलेंस को ब्रेक करना है, ठीक है, यानी कि ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, ठीक है। टू डेवलप कॉन्शियंटाइजेशन, यानी कि क्रिटिकल कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है। टू अटेन फ्रीडम टू थिंक, स्पीक एंड एक्ट ऑथेंटिकली, यानी कि अटेन करना है आपको फ्रीडम को, और वो तभी पॉसिबल है जब आप सोचेंगे, समझेंगे, बोलेंगे, ठीक है, ऑथेंटिकली चीजों को करेंगे। एजुकेशन जो है लर्नर्स को इंकरेज करे टू क्वेश्चन सोशल रियलिटीज, जो भी समाज में रियलिटीज है उनके खिलाफ वो क्वेश्चनिंग कर सके, उस चीज के बारे में एजुकेशन अवेयर करे। टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी थ्रू एक्शन एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि आप रिफ्लेक्शन और एक्शन के थ्रू सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, ठीक है, उसको चेंज कर सकते हैं। तो इनकी ओवरऑल एजुकेशनल फिलॉसफी को अगर हम देखें तो ये क्या कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो डिपॉजिटिंग नहीं है, ठीक है, यानी कि जिसको उन्होंने बैंकिंग कहा है कि भाई सिर्फ इंफॉर्मेशन टीचर के द्वारा बच्चों को थोप दी जाती है, वो एजुकेशन नहीं है। क्या है, एक नॉविंग प्रोसेस है, एक जानने का प्रोसेस है, ठीक है, ज्ञान अर्जन की सक्रिय प्रक्रिया है। शुड मूव लर्नर्स टू हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो क्या चाहते हैं कि जो शिक्षा है वो छात्रों को उच्च चेतना स्तर तक ले जाना चाहिए, यानी कि उनकी कॉन्शियसनेस का जो हायर लेवल है वो भी डेवलप हो पाए, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। कॉन्शियंटाइजेशन की वो बात करते हैं, यानी कि क्रिटिकल अवेयरनेस की बात करते हैं, डायलॉग को वो सेंट्रल मानते हैं, को क्रिएशन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है। लर्निंग थ्रू किसके, इंटरेक्शन, क्वेश्चनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू होनी चाहिए। एजुकेशन
एजुकेशन कैन बी, यानी कि एजुकेशन को क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेशन और इंस्ट्रूमेंट ऑफ लिबरेशन, यानी कि या तो एजुकेशन मतलब दमन का भी साधन बन सकती है, आपको दबा भी सकती है, ऑप्रेस भी कर सकती है, और आपको लिबरेशन यानी कि मुक्ति का उपकरण भी बना सकती है। ठीक है, तो एजुकेशन क्या है कि शिक्षा दमन का साधन भी बन सकती है और मुक्ति का उपकरण भी बन सकती है। भाई आप लोगों को दबा भी सकती है, जैसे पैसिव लर्नर्स की हमने बात की कि जैसे टीचर ने जो बोला आप वही सीखते चले जा रहे हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है, तो आप वो ऑप्रेस लर्नर्स को क्रिएट करती है इस तरह की एजुकेशन। और जो प्रॉब्लम पोजिंग हो गया, डायलॉग डिस्कशन हो गया, आप लोग क्रिटिकली अवेयर हैं, तो अगर इस तरह की एजुकेशन आपको दी जा रही है तो वो लिबरेट भी करती है। ठीक है, तो एक इंस्ट्रूमेंट भी बन सकती है लिबरेशन का और डोमिनेशन का इंस्ट्रूमेंट भी बन सकती है। तो ये ओवरऑल हमने पाउलो फ्रेरे के बारे में जाना। तो पाउलो फ्रेरे कि एजुकेशनल थॉट्स को अगर हम देखें तो क्या है, पाउलो फ्रेरे ने वैश्विक शिक्षण विचार को बदल दिया। ठीक है, ग्लोबल एजुकेशनल थॉट को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। उनके जो आइडियाज हैं वो लिबरेशन, डायलॉग, क्रिटिकल अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ह्यूमनाइजेशन, ठीक है, प्रैक्टिस, रिफ्लेक्शन, एक्शन, ठीक है, इस तरह की बातें वो करते हैं, इन चीजों पर बेस्ड है। हिज वर्क रिमेन सेंट्रल टू एडल्ट एजुकेशन, क्रिटिकल पेडागोजी, सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक टीचिंग, यानी कि उनकी जो सोच है वो आज भी वयस्क शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन की बात की गई है, क्योंकि उन्होंने 300 लोगों को, 300 किसानों को पढ़ना लिखना सिखाया था। उनका पहला ही एक्सपेरिमेंट था ये, जो कि उन्होंने एंगिकोस में किया था। ठीक है, तो वयस्क एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, क्रिटिकल पेडागोजी की उन्होंने बात की है, सोशल जस्टिस की बात की है, डेमोक्रेटिक टीचिंग की बात की है। ठीक, तो ये उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी है। अगर आप देखेंगे तो जैसी जैसी किसी भी पर्सन की लाइफ होती है, उनकी जो एजुकेशनल फिलॉसफी है कहीं ना कहीं उससे रिलेट करती हुई मिल जाएगी आपको। जैसे उनकी स्टार्टिंग की लाइफ कैसी थी, गरीब लोगों के बीच में रहते हैं, वहां से वो चीजें सीखते हैं, वहां से उनका लिटरेसी मेथड डेवलप होता है, वो चीजें उनकी लिटरेसी मेथड के लिए एक फाउंडेशन का काम करती है। उन्होंने वहां से चीजें देखी कि किस तरह से गरीब लोगों का शोषण हो रहा है, उनके खिलाफ वो सारी चीजें करते हैं। ठीक है, उनकी पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस में सारी चीजें उन्होंने बताई हैं कि किस तरह से लोगों को दबाया जा रहा है, किस तरह से वो अपने मतलब उनके साथ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन और उसके खिलाफ वो आवाज उठा सकते हैं। तो सारी चीजें हमने बिल्कुल डिटेल में समझी पाउलो फ्रेरे के बारे में। ठीक है, तो ये उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी थी। तो आप देखेंगे कि अब इतनी सारी चीजें आप लोगों को किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में पता चल जाती हैं, तो कोई रैंडम क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप मतलब लॉजिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, कि वो किस तरह के इंसान थे, किस तरह की उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी रही है, किस तरह की उन्होंने बातें की हैं, तो उसके आधार पर अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ भी नहीं आए तो थोड़ा बहुत आप लॉजिक भी लगा के उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पाउलो फ्रेरे की एजुकेशनल फिलॉसफी को बिल्कुल डिटेल में समझा। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगली वीडियो में हम नेल नोडिंग की एजुकेशनल फिलॉसफी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो।